जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जहरीली शराब पीने से कटंगी के पाथरवाड़ा में 2 लोगों की हुई मौत। पुलिस ने आनन फानन में शुरू की जांच। गोंगलई कृषि उपज मंडी में रखी हजारों क्विंटल धान पर दिखाई दे रहा संकट। बारिश के पहले धान उठाव की नहीं है कोई योजना। लालबर्रा मंडी उड़नदस्ता दल की टीम ने की कार्रवाई। अवैध रूप से धान का परिवहन करते ट्रक को किया जब्त। सालेटीका निवासी एक बुजुर्ग ने अपने भांजे के परिवार पर लगाया कोविड के बहाने हत्या का आरोप। पुलिस को बताई आप बीती। महाविद्यालय के एमएससी भूगर्भ शास्त्र के छात्राओं का 2 वर्ष से नहीं आया रिजल्ट, न हुई परीक्षा, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम। पद्मेश न्यूज की खबर का हुआ असर। वार्ड नंबर 2 में नगरपालिका ने शुरू करवाया सफाई कार्य। शहर के कालीपुतली चौक में बनी चौपाटी के भीतर एक दुकानदारों के द्वारा बिना अनुमति के पक्की दुकान बनवा दी गई, जिस पर नगरपालिका के द्वारा नोटिस जारी कर दुकान को तोड़ने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कालीपुतली चौक के भीतर योजना के अनुसार दुकान ओपन स्पेस के आधार पर खोला जाना है। इसी आधार पर दुकान का आवंटन भी किया जाएगा। योजना के अनुसार नगरपालिका के द्वारा दुकान निर्माण और आवंटन के दौरान यही शर्त रखी गई थी। बावजूद इसके कि चौपाटी के भीतर बीते दिनों के दौरान 2 दुकानदारों ने ओपन स्पेस दुकान को पक्का स्वरूप दे दिया है। इस विषय पर जब हमने नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उक्त दुकानदारों को बीते दिनों ही नोटिस जारी कर दिया गया है। तब तक दुकानदार उसे तोड़कर ओपन स्पेस का स्वरूप नहीं देगा, तब तक दुकान का आवंटन जारी नहीं किया जाएगा। यही नहीं, तय समय के भीतर यदि दुकानदार दुकान नहीं तोड़ता है तो नगरपालिका के द्वारा कार्रवाई करते हुए पक्का निर्माण हटा दिया जाएगा। ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम समनापुर में आपसी विवाद के चलते की गई फायरिंग के मामले को लेकर गिरफ्तार आरोपी प्रणव उर्फ पप्पू शर्मा पिता ओम प्रकाश शर्मा 33 वर्ष वार्ड नंबर 8 सुभाष चौक समनापुर निवासी को यहां की विद्वान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रणव उर्फ पप्पू शर्मा भारतीय अर्धसैनिक बल भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस में पदस्थ है और वो 11 वर्ष वहां काम करने के बाद नौकरी छोड़कर अपने गांव समनापुर आ गए थे, जिसके पड़ोस में ही कमल नारायण उपवंशी रहते हैं, जिसके साथ प्रणव शर्मा की आपसी रंजिश बनी हुई थी। 6 जून को 11 बजे जब कमल नारायण अपने खेत से ट्रैक्टर में पैरा भरकर घर ला रहे थे, ट्रैक्टर रिवर्स करते समय ट्रैक्टर प्रणव शर्मा के दुकान की शटर से टकरा गया था। इसी बात को लेकर कमल नारायण और प्रणव शर्मा के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई और प्रणव शर्मा ने कमल नारायण के पैर में लकड़ी से मार दिया था, जिसके बाद हल्ला सुनकर कमल नारायण के परिजन भी आ गए थे। तभी प्रणव शर्मा ने आवेश में आकर पुरानी रंजिश को लेकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से कमल नारायण पर 3 बार फायरिंग कर दी। प्रणव शर्मा के द्वारा की गई फायरिंग में कमल नारायण बाल बाल बच गए। साल्टेका निवासी एक बुजुर्ग हरिश्चंद्र बिसेन ने अपने ही भांजे के परिवार पर उसकी हत्या का आरोप लगाया। बुजुर्ग ने तो यहां तक कहा कि कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी देकर परिजनों ने गुपचुप तरीके से भांजे का अंतिम संस्कार भी कर दिया। दरअसल सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बालाघाट पहुंचे सालेटीका निवासी हरिश्चंद्र बिसेन ने बताया कि उनके भांजा लक्ष्मी प्रसाद निवासी केसलेवाड़ा की उसके परिजनों के द्वारा हत्या कर दी गई। मेरे वो भांजे को उनने पहले उनका कई झगड़ा होता था तो उनने उसको दवा पे उड़ा के मार दिए उनका, और लक्ष्मी प्रसाद को उनने मार दिए। तो फिर उसके बाद में मैं जब गया तो उनने जला जुला के पूरा रफा दफा कर दिए थे। शक शंका के आधार पे उन लोगों ने किसी को दर्शन करने भी नहीं दिए और एकदम पूरे मचान घाट में ले आके उसको जला दिए। एम्बुलेंस पे ही गए, गांव वालों को कोई को पता नहीं, सिर्फ घर वालों को पता था, बस 2-3 जन को, धन्नू को और रमेश को, बाकी उसके परिवार में कोई आदमी था नहीं। जब वहाँ मैं गया तब मैंने बोला कि इनका झगड़ा का प्रकरण था इसलिए इसका मर्डर किया गया है, ये अपने इसी ने मारा। तो वहाँ बोलते थे कोरोना हुआ है, कोरोना हुआ है, जबकि कोरोना की कोई शिकायत नहीं थी। उसको ड्यूटी करके आया था 31 तारीख को शाम तक और रात को उसका खेल हो गया।
और सवेरे मेरे को फ़ोन आया करीब 9 बजे कि हम पापा जी नहीं रहे, कहाँ है तेरे? तो उसका लड़का बोलता है कि नहीं हम गोंदिया में हैं, तो गोंदिया से वापस आ रहे। तो मैंने कहा हमारे साल्टे का आना तुमने, साल्टे के भाई जाएंगे केसलेवाड़ा। हाँ बोला। उसके बाद हमने आधा घंटा मैंने उसका वेट किया, पर वो हमारे घर नहीं आया। फिर लगाया मैंने उसको मोबाइल से फ़ोन, तो कहता है हम केसलेवाड़ा पहुँच गए। अब जब उसने क्या, मैंने कहा तो जल्दी कैसे पहुँच गए? मैंने कहा तुमने कुछ चाल चले हो, ऐसा उसको बोला। और मैंने कहा नहीं, तो मैंने कहा आता हूँ मैं, तब तक लाश को कुछ मत करना, ये शब्द बोला। और दबाया मैंने गाड़ी, केसलेवाड़ा गया तो उनने पूरा जला जुला के आधा जल गया था, पूरा जल गया था अंगार से, पर अंगार लग गई थी। मैंने वहाँ बहुत हल्ला भी किया वहाँ पे, तब लोगों को मालूम हुआ, गाँव वालों को, कि इनका ऐसा प्रकरण था। मृतक के मामा हरिश्चंद्र बिसेन ने मृतक की पत्नी, बेटी और बेटे पर आरोप लगाया है कि लक्ष्मी प्रसाद को कोरोना हुआ ही नहीं। एक दिन पहले वह भरवेली से ड्यूटी करके घर लौटा था। ना ही उसकी तबीयत खराब थी और ना ही उसे गोंदिया इलाज के लिए ले जाया गया था। यह सब झूठी जानकारी उसके परिजनों के द्वारा हरिश्चंद्र बिसेन को दी गई थी। श्री बिसेन ने आरोप लगाया कि अनुकंपा नियुक्ति, बीमा और पेंशन के पैसों के लिए पत्नी और बेटा ने मिलकर लक्ष्मी प्रसाद की हत्या कर दी और सारे मामले पर पर्दा डालने के लिए कोरोना मरीज बता दिया। हाँ, वो तीनों पे शक है। माँ पे उसके वो निमेश्वरी है कि उसकी पत्नी, और उसका लड़का अजय और आरती लड़की, ये 3 पे शक है। और एक ओम प्रकाश भाई है बूढ़ी वाला, ये इन लोगों ने ही उसको रात भर में खेल करके। मैं ये चाहता हूँ कि उसकी कार्रवाई उचित होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए, सत्य आना चाहिए। इसका असर क्या होगा सर, कि समाज में इसका गलत परिणाम असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग अनुकंपा के लिए अपने बाप माँ को मार मूर के अनुकंपा लगाते हैं कि क्योंकि वो ये में था, भरोली में था, वो पत्नी को पेंशन मिलेगी, उसका जो बीमा होगा की कार्रवाई है वो बम पैसा मिलेगा। ये प्रलोभन के कारण उनका इस प्रकार से विवाद चलता था। जिला सब्जी विक्रेता संघ के द्वारा सोमवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस से चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश शासन को सभी शासकीय स्कूलों में निःशुल्क पढ़ाई करवाए जाने की मांग रखी गई। सब्जी विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सेवावार ने बताया कि कोविड-19 की वजह से लगातार लोगों की स्थिति खराब हो रही है। ऐसे में जो बच्चे शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत है, उनके परिजनों में से बहुत की स्थिति ऐसी भी नहीं है कि वे 1000 और 1500 रुपये शासकीय स्कूल की फीस जमा कर सके। इन सभी बातों को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन को शासकीय स्कूलों की फीस माफ करनी चाहिए। कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपेंगे हम लोग और मुख्यमंत्री जी को ये बोलना चाहेंगे कि आपकी इतनी अच्छी योजनाएं चल रही, जैसे संबल कार्ड में वो लोग, संबल कार्ड हो गया, साइकिल वितरण हो गया, भोजन वितरण हो गया, ड्रेस वितरण हो गया, पुस्तक वितरण हो गया, तो उसमें एक वितरण और कर दी जाए कि जितने भी गरीब और जितने भी मध्यम वर्गीय के बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए, जिससे वो ये होगा कि जो आज 1200 से 1500 रुपए जो स्कूल में लग रहे हैं, उसको ना लगते हुए निःशुल्क होना चाहिए पढ़ाई। और जब इतने पैसे सरकार कर रही है खर्चा, तो 1200 भी निश्चित ही कर सकती है हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि इतने अच्छे मुख्यमंत्री जी हमारे, वो ज़रूर हमारी मांग को पूरी करेंगे। और जैसे कि मान लो प्राइवेट स्कूल का आता है, तो प्राइवेट स्कूल में जो वहाँ के पेरेंट्स है और गार्जियन है, वो उनके बारे में उनके साथ हम लोग देख के बात करके उनकी समस्या दूर करेंगे। पर आज की समस्या हमारी सरकारी स्कूल में है, जो 1200 से 1500 रुपये सालाना लेती थी। कई कोविड-19 के चलते 2 बार से हमारे यहाँ कोविड-19 चल रहा है, इससे बहुत लोगों की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। उससे ये हुआ है कि वो 1500 भी अभी आने वाले समय में 15 जून से स्कूल खुल जाएगा और उनके पास 1500 रुपये नहीं है। तो हमारी तो मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि उनको निःशुल्क पढ़ाई की जाए और उनको फ्री एडमिशन दी जाए। जहरीली शराब पीने से कटंगी तहसील के पाथरवाड़ा निवासी 2 लोगों की मौत हो गई। घटना शनिवार के दिन की है, जब पाथरवाड़ा निवासी 2 लोग शराब पीने के लिए पास के ही गांव धोबी टोला गए थे और वहां शराब पीने के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान दोनों लोगों की मौत हो गई। घटना के संबंध में पाथरवाड़ा निवासी ललिता चौबे ने बताया कि उनके पति सीताराम चौबे और गांव के ही मोहन चौधरी शनिवार की दोपहर 2:30 बजे धोबी टोला जाने के नाम से घर से निकले थे, जो रात तक नहीं आए। रात करीब 11 बजे एक व्यक्ति ने घर आकर जानकारी दी कि सीताराम चौबे और मोहन चौधरी की कच्ची शराब पीने के बाद तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन गाड़ी बनाकर दोनों को इलाज के लिए कटंगी अस्पताल लेकर आए, जहां पर मोहन चौधरी की मौत हो गई। स्थिति को बिगड़ता देख कटंगी अस्पताल के चिकित्सकों ने सीताराम चौबे को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान सीताराम चौबे की भी मौत हो गई। वो कल 2:30 बजे गए, हम धोबी टोला जा रहे हैं कहीं के, तो धोबी टोला गए। वो लोगों ने कितनी पिए, कहाँ पिए ये मालूम नहीं,
11 बजे रात में धोबी टोला से कोई आदमी आए, बोले वो लोग दोनों की तबीयत खराब है, गई और मार्शल बना के लाए। तो सरकारी हॉस्पिटल में जैसे लाए वैसे 7 वाला तो गुजर गए। फिर वहाँ पे इनको सलाइन लगा दिया और बोले कट यहाँ ले जाओ बालाघाट, यहाँ ला के एडमिट करें। यहाँ तो अच्छा है, चलते थे जी। अचानक में एकदम ठंडी की किनकिनी आई और एकदम तोड़ दिए। कच्ची शराब पीने से वहाँ लोग एक्सपायर हो गए। हाँ यही सोचो, ये हमारी खुद की गाड़ी है, छोटा हाथी, खुद चलाते थे। और वो है तो फूलीगिरी काम, मिस्त्रीगिरी, ऐसा कहीं जो मिल जाए वो करते थे। एक अस्पताल तहरीर डॉक्टर साहब ने दिए थे मृतक के संबंध में, उसको कटंगी अस्पताल से रिफर पे लाया गया था। यहाँ इलाज के दौरान मृत्यु हुई। उसकी पत्नी ललिता चौबे के बयान लिए, उनने बताई कि मेरा पति पड़ोसी मोहनलाल के साथ में धोबी टोला गया हुआ था। रात्रि में करीब 11 बजे एक व्यक्ति आया, उसने बताया कि आपका पति और मोहल्ले का मोहन चौबे की तबीयत खराब है, तो जाकर के ला लो। तो हम लोग गए और उसको पति को हॉस्पिटल ले आए कटंगी के। वहाँ उपचार के दौरान बालाघाट अस्पताल ले आए। यहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद लगातार हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर इन घटनाओं को अंजाम देने वाले आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के नाम 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन कलेक्टर दीपक आर्य को सौंपा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संघचालक शिवनी रविंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिम बंगाल में विगत दिनों हुए चुनाव के बाद निरंतर हिंसाएं हो रही है। यह हिंसा लगभग 3000 से अधिक गांवों में पहुंच चुकी है तथा 1 लाख लोगों को असम सहित अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा है। यही नहीं, महिलाओं के साथ अत्याचार और जनधन की भारी क्षति हुई है। पश्चिम बंगाल में लोग इतने पीड़ित हैं कि वहाँ के राज्यपाल को स्वयं मैदान स्तर पर जाकर लोगों की पीड़ा सुननी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ पर जो निरंतर हिंसाएं हो रही हैं, उस हिंसाओं को काफ़ी वहाँ परिवार पीड़ित हो रहे हैं और ऐसी स्थिति वहाँ इतनी अधिक मतलब हिंसा बढ़ी हुई है कि वहाँ के राज्यपाल को, अपने भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के राज्यपाल को उन पीड़ित बंधुओं के बीच जाके उनकी पीड़ा सुननी पड़ रही है। और लगभग 3000 से अधिक गाँव में ये हिंसा पहुँच चुकी है। और यहाँ एक विशेषता ये भी देखी जा रही है कि जो हिंसक वर्ग है, जो देहाती भीड़ है एक किस्म से, वो भीड़ जाकर सांप्रदायिक नारे भी लगाती है। लगभग 39 महिलाओं से वहाँ दुष्कर्म हुए, लेकिन केवल 4 महिलाओं से उस दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। बाकी वहाँ पुलिस प्रशासन ने बाकी महिलाओं को मेडिकल की करने से इनकार कर दिया है। जिले में रबी की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने, मेडिकल कॉलेज खोलने, समस्त रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं में सुधार लाने सहित 20 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस सेवा दल के द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। सोमवार को सौंपे गए इस ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस सेवा दल के द्वारा उनकी समस्त मांगे जल्द से जल्द पूरी कराए जाने की गुहार लगाई। जहां ज्ञापन सौंपने के दौरान समस्त मांगे पूरी करने के लिए कांग्रेस सेवा दल ने शासन प्रशासन से 1 माह की मोहलत दी। वहीं उन्होंने 1 माह के भीतर उनकी मांग पूरी न होने पर आंदोलन कर धरना प्रदर्शन किए जाने की चेतावनी दी है। कांग्रेस सेवा दल बालाघाट द्वारा पूर्व में जानकारी दी गई थी कि हम लोग किसानों की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, किंतु वर्तमान स्थिति में धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली। इसलिए आज हम सभी लोगों ने, कांग्रेस सेवा दल के साथियों ने ज्ञापन देने का निर्णय लिया है। किन मांगों को लेकर ये ज्ञापन दिया जा रहा है? हमारी लगभग 20 मांगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से यह मांगे कि किसानों की समर्थन मूल्य, रबी की फसल में समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाना चाहिए। इसके अलावा जो विगत दिनों कोरोना का देखते हुए आदरणीय पूर्व मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि शीघ्र ही बालाघाट ज़िले में ऑक्सीजन सेंटर की स्थापना की जाएंगी, लेकिन 1.5 महीने के पश्चात भी अभी तक किसी भी प्रकार की स्थापना नहीं की गई है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमारे बालाघाट ज़िले के, वहाँ के युवाओं को अलग से सुविधा दी जाए और उनको नौकरी में पात्रता दी जाए। ऐसी विभिन्न मांगों को लेकर हम लोगों ने आज जिला प्रशासन को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। पीजी कॉलेज में एमएससी भूगर्भ शास्त्र की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए, जिसको लेकर विद्यार्थी काफी परेशान हैं, जिन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और पीजी कॉलेज के
प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 7 दिनों के भीतर उनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की मांग की गई। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पर विद्यार्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में एमएससी भूगर्भ शास्त्र में एडमिशन लिया था, जहां प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा होकर उनके रिजल्ट भी जारी कर दी गए हैं। लेकिन वर्ष 2020 से चतुर्थ सेमेस्टर की एग्जाम नहीं ली गई और न ही अब तक रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके चलते उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाई है। कॉलेज में लगभग 21 बच्चे ऐसे हैं जिनके अब तक परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किए गए। क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअली हम लोगों का 4th सेम जो था वो काफ़ी लेट हो गया है। अब जब हम लोगों ने 5 अप्रैल को प्रिंसिपल सर से बात किया तो उन्होंने RDVV का एक वैलिड प्रूफ दिखा के हमको बोला दुर्जन भैया के थ्रू कि ये देखो आपका रिजल्ट विदिन अ वीक डिक्लेयर हो जाएगा। पर जब हम लोग उसके बाद भी 9 तारीख को गए तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बात करके देखता हूँ। फिर दुर्जन भैया ने RDVV में कॉल किया हम लोगों के सामने, बट वहाँ से किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो हम लोग फिर 11 बजे से 1 बजे तक वेट करें, फिर हम लोग उसके बाद फिर अपने अपने घर निकल गए। अब जब उसके बाद मैंने 13 मई को प्रिंसिपल सर से बात किया, उन्होंने कहा ठीक है तुमने अच्छा किया मुझे याद दिला के। बट उसके बाद जब हमने 15 मई को बात किया तो वो बोलते हैं कि अपने HOD से बात करो। HOD सर बोलते हैं कि कोविड में तुम लोग आओ कि मुझे एप्लीकेशन दो। अगर हमको कुछ होता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये बताइए गलती किसकी मानते हैं? सीधा साफ यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेज की ही गलती है, क्योंकि जब दोनों ध्यान नहीं दे रहे तो हम लोग क्या करेंगे? जो हम लोगों का 1 साल बर्बाद हुआ है हम लोग उसकी किससे मांगे कि हमको हमारा 1 साल वापस दो? अच्छा, ये रिजल्ट के लिए आपने कितने बार एप्लीकेशन और कितने बार गुहार लगा चुके हैं, कितना बार प्रयास कर चुके हैं? बहुत बार। एटलीस्ट 3rd सेम का रिजल्ट के डिक्लेयर करने के लिए भी हम लोगों ने कम से कम 5 से 6 बार एप्लीकेशन दिया। फिर वासनिक सर ने वहाँ फ़ोन किया यूनिवर्सिटी में, तो मुझे नाम तो नहीं पता प्रॉपर, पर वहाँ से ये बोला गया कि 2018 की बैच का कोई मतलब अभी लटका हुआ है, ये यूनिवर्सिटी में किसी को पता ही नहीं है करके, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद फिर 2 दिन में जब वासनिक सर ने फ़ोन किया तो 2 दिन बाद फिर उन लोगों ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। वो भी तब किया जब हम लोगों ने कहा कि हम CM हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, तब उन लोगों ने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। हम लोगों ने यहाँ PG कॉलेज बालाघाट में MSc जियोलॉजी में 2018 में एडमिशन लिया था। तो हमारा सत्र 2020 में एंड हो जाना था, लेकिन बीच में कोविड आ गया, तो कोविड की वजह से 2-3 महीने लेट हो गया। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे मतलब और बैचमेट थे, मतलब सहपाठी थे, वो दूसरे सब्जेक्ट वाले, उनकी डिग्री दिसंबर 2020 में ही कंप्लीट हो गई। लेकिन जब हमने प्रिंसिपल से कहा, HOD से कहा कि सर हमारी डिग्री, हमारे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमको गुमराह करके रखा गया इन लोगों ने कि बोले नहीं आ जाएगा, आप एप्लीकेशन दो, हम RDVV से बात करते हैं। बार बार गुमराह करके रखा गया। और फिर जब भी हम जाते थे तो प्रिंसिपल बोलते थे आप HOD से बात करो, HOD बोलते थे प्रिंसिपल से बात करो। और जब हम फिर HOD के पास जाते थे तो वो बोले हम RDVV में कॉल लगाते हैं, वो कॉल ही नहीं उठाते। उसका हमारे पास रखा भी हुआ है प्रूफ। सर जैसे हमारी कोई नहीं सुनेगा तो हम सर धरने में बैठ जाएंगे, यहाँ पे भूख हड़ताल करके यहाँ पे बैठ जाएंगे। सर अब नौकरी तो लगेगी ही नहीं, हमारी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहीं पे बस यहाँ पे सामने बैठ जाएंगे हम भूख हड़ताल में। नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि अब कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, यदि वो हमारी अब कोई बात नहीं सुनेगा तो यहीं पे सर भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, और जो भी जवाबदारी होगी वो प्रिंसिपल की होगी। PG कॉलेज प्रभारी प्राचार्य गोविंद सिरसाटे ने बताया कि रिजल्ट घोषित करने को लेकर उन्होंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से बात की है, जिन्होंने जल्द ही बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने की बात कही। बातें रखी गई, तुरंत RDVV भेजा गया और यहाँ से एक कर्मचारी को भी भेजा गया कि इस प्रकरण पे आप जा कर के रिजल्ट घोषित करवाएं। और उन्होंने कहा कि उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो आज ही मतलब उनसे बात हुई रजिस्ट्रार से, और उन्होंने कहा कि हम दिखवाते हैं किस स्तर से मामला रुका हुआ है। सर कब तक के आने की बात कही है? अब उन्होंने तो आज कहा है कि दिखवाते 1-2 दिन में हो जाएगा, मतलब तो अभी क्या सर इसका फॉलोअप भी लिया जाएगा या? फॉलोअप लिया जाएगा और हम तो हमारी प्राथमिकता में है वो जो है वो, क्योंकि अभी हम केवल 4 महीने से ही हैं, तो हमारे सामने जब भी बच्चे आए तब हमने उनकी उस कार्रवाई को आगे बढ़ाया।